कटारिया जी, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक तो फूड सिक्योरिटी बिल की बात की और साथ ये भी कहा कि सरकार किसानों के लिए, खास करके छोटे किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है। आपको लगता है कि इन दोनों डायरेक्शंस में, दोनों इश्यूज के ऊपर सरकार काफी कुछ कर रही है? देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल का जहां पर मसला है उसके अंदर प्रधानमंत्री जी और जो सोनिया गांधी जी की जो एनएसी बनी हुई है उसके अंदर ही घमासान मिचा हुआ है। और अगर ये फूड सिक्योरिटी के प्रति सीरियस होते तो 70,000 करोड़ रुपए का अन्न जो है वो गोडाउन के अंदर सड़ गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी इन्होंने उस अन्न को गरीबों के अंदर नहीं बांटा, और अगर बांटते तो करोड़ों जो लोग बीपीएल के हैं उनको फायदा हो सकता था। इंटेंशन तो साफ करते हैं, जो पॉलिसीज बनाने की बात करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो कहीं भी नहीं है। जो विल पावर होनी चाहिए वो तो कहीं भी दिखाई नहीं देती। प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया था कि अनाज को मुफ्त में नहीं बांटा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद वो सड़ गया और वो 2 रुपए किलो के हिसाब से वाइन फैक्ट्रियों के अंदर तो दे दिया, जिसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन एक जो मर रहा है, जो भूखा मर रहा है, जिसको 2400 कैलोरीज की जरूरत है एक दिन में खाने के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीनों में जो फूड प्राइसेस हैं वो तो कम हुई हैं। देखिए, थोड़ा सा ये अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन भारत के सामने आज भी जो सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं, करप्शन नंबर 1, इन्फ्लेशन नंबर 2, ये भारत के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौतियां आज के दिन हैं। और मनमोहन सिंह जी को चाहिए था कि इन दोनों चुनौतियों के बारे में आज वो राष्ट्र को अपने विल पावर का इजहार करते, कोई ना कोई कार्य योजना इन दोनों मुद्दों के बारे में देते, लेकिन कहीं पर कोई विल पावर दिखाई नहीं दे रही है। मधुकर जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता होगी कि जो बढ़ती कीमतें हैं उनको नीचे लाना। आपको लगता है कि सरकार ये कर पाएगी? कीमतें नीचे लाना कोई आसान काम नहीं है। कुछ चीज़ों की तो कीमतें खुद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ इंपोर्ट के, सारा बेसिकली हमारा इंपोर्ट होता है जी, और सारा नहीं, काफी हद तक, तो उसको तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता। लेकिन वो वर्ल्ड इकोनॉमी का सब्सिडी को हटाने की भी बात चल रही है। वो कुछ जरूरी है। आप और हम जानते हैं कि चाहे डीजल हो, चाहे कैरोसिन हो, जिस चीज में भी सब्सिडी आती है उसमें करप्शन आती है। तो वो हटके, और जो ये कैश ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी करप्शन के चांसेस हैं अगर तरीके से ना किया जाए। रूल्स बनाने तो बहुत आसान है, लेकिन वो रूल्स को इंप्लीमेंट करना आसान काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी प्राथमिकता कीमतों को कम करने पे है। अगर ही सीरियस अबाउट इट, आज कम कर दें। 1/3 जो है पेट्रो प्रोडक्ट्स के दाम गिर चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, फिर भी उसी रेट के ऊपर ले जा रहा है। अब घटे हैं, अब घट गए हैं। $103 बैरल हो गया। इट वाज $92 अ वीक बैक। अब तो कम बढ़े हैं, अभी पिछले वीक में बढ़े हैं। मैं तो समझूंगा कि आपको ये चीज का अंदाजा नहीं है। इस हफ्ते में तो बढ़े हैं। लेकिन रविंद्र पाल जी, एक फीलिंग है कि ये जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, ये काफी हद तक एक औपचारिकता थी, फॉर्मेलिटी थी। नहीं सर, आप ये एक चीज देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 7 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने और एनडीए सरकार बाहर हुई, तो एक ही मुद्दा था तब भी कि 80 रुपए किलो प्याज हो गए थे एटलीस्ट। अब इतनी इन्फ्लेशन तो नहीं है, प्याज वही 10 रुपए किलो बिक रहे हैं या 12 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज बढ़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ शुगर हुई है। पहले हम इंपोर्ट करते थे शुगर की, इस बार मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुई है। यहां से साउथ अफ्रीका शुगर जा रही है, यहां से अमेरिका जा रही है, कनाडा जा रही है। तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी ग्रो तभी कर रही है कि वी आर एक्सपोर्टिंग दी व्हीट ग्रेन्स ऑल्सो। सो व्हीट की इस बार ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, मेज की ज्यादा प्रोडक्शन हुई है। तो उन्होंने अपने भाषण में ये चीज बताई है। और ये भी एक इसके साथ एक रिलेटिंग और चीज है कि जो लैंड एक्विजिशन का बिल आ रहा है वो भी एक फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल बिल आ रहा है, जिसके लिए फार्मर्स को उसका और डबल फायदा होगा। एक तो उनकी पहले फार्मर्स के सिर पे तलवार लटकती रहती थी कि पता नहीं कब एक्विजिशन हो जाए फॉर गुड। इन्होंने अब बोल दिया हॉस्पिटल्स और रोड्स के लिए हम एक्विजिशन करेंगे, नहीं तो एक्विजिशन उस प्राइस पे होगी जिस पे हाउसिंग सोसाइटीज ले रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर द फार्मर ऑल्सो। सो द गवर्नमेंट यू थिंक इज टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स। मधुकर जी, सरकार एक एजुकेशन कमीशन बनाने की बात कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा, आप बाहर से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आपको लगता है कि ये जो स्टेप्स लेने जा रही है सरकार, एजुकेशन कमीशन बना रही है और भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, इससे जो ब्रेन ड्रेन प्रोफेशनल्स का
जो पलायन हो रहा था वो रुक जाएगा? हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का भी है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का भी है। जो हमारी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस हैं, IIT, एम्स, IIMs एंड ऑल, उनका मुकाबला दुनिया में बाकी जैसा ही, मतलब उनके मुकाबले में हैं हम लोग। लेकिन हमारी इंस्टीट्यूशंस, स्कूलिंग बड़ी अच्छी है, एट द सेम टाइम बहुत ख़राब भी है कि स्कूलों में डेस्क नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गई, आई थिंक दैट डिस्ट्रॉयड द एजुकेशन कल्चर। हम जब छोटे थे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, लेकिन टीचर बड़े ध्यान से और बड़ी मेहनत से पढ़ाया करते थे। आज टीचर सब्स्टिट्यूट टीचर रखता है। ये जो स्टेप है एजुकेशन कमीशन का, इससे और सेंट्रलाइजेशन होगी आपके मुताबिक? अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बट यूनियंस इतनी स्ट्रांग बन चुकी हैं कि आप उसको क्या टैकल कर पाएंगे पॉलिटिकली? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि दुनिया से केवल मात्र 30,000 छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि 5 लाख छात्र हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या हिंदुस्तान ने एक भी ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी बनाई है जो वर्ल्ड के साथ कंपीट कर सके? इसीलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और इसके बारे में योजनाएं तो बहुत बनती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन कहां है? क्रियान्वयन 0% है। इसीलिए आज कहने में, ये देखने में पाते हैं जी, ये तो जब एनडीए सरकार पावर में थी तब भी होता रहा। देखिए, हमने तो उसकी तरफ जो है ना प्राथमिकता से जो जीडीपी का 6% से ऊपर हमने एजुकेशन में लाने की कोशिश की। मतलब ब्रेन ड्रेन से मैं कोई बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि ब्रेन ड्रेन आज से 35 साल, 30 साल, 25 साल पहले पढ़ने गए थे और फिर वापस भी आए। बहुत मैं तो चलो उस वक्त बहुत, आई वॉज वन ऑफ द रेयर पीपल हु केम बैक, लेकिन आज आधे से ज्यादा लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि it is an exposure to a different system, exposure to the world markets, making contacts that helps. So ये exchange of students is important and it works positively for India. जो आज इंडिया की IT इंडस्ट्री चल रही है, जो आज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है, is strong only because people went and came back with higher knowledge and higher. Interesting point. कटारिया जी, एक आज प्रधानमंत्री ने और बात की, वो थी हेल्थ इंश्योरेंस की। तो आपको लगता है, क्योंकि अपने हेल्थ सेक्टर की काफी बुरी हालत है, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस हो जाए तो इससे लोगों में एक तरीके की आशा की किरण जागेगी? हाँ, हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई स्कीम आए जिसमें वो जो 20 लाख बच्चे प्रति वर्ष जो है वो मर जाते हैं पैदा होते ही, और 1 साल से 5 साल की आयु में, और 1000 में से जो है 53 महिलाएं जो है जब बच्चा पैदा करती हैं तो उस समय उनकी बेचारियों की मृत्यु हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि उनको कोई इंश्योरेंस का इस तरह का कोई कवर मिले। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देने के लिए अपने पास इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी मेरे ख्याल से तो, जहां तक मुझे जानकारी है, कि हेल्थ का जो बजट है जीडीपी का वो 1% से भी कम है। जब तक इसको 6% से ऊपर हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। जी, रविंद्रपाल जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि झुकी झोंपड़ियों को हटाने के लिए हाउसिंग स्कीम लाएंगे। बहुत बढ़िया बात और है। तो माओवाद को खत्म करने के लिए वो माओवाद के कारणों को ये तो आप चंडीगढ़, मैं तो चंडीगढ़ के उद्घाटन से यहीं से लूंगा कि आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ जो है हम स्लम फ्री कर रहे हैं। इट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड श्री पवन बंसल हु टुक अप द मैटर। राजीव आवास योजना में 25,000 घर बन रहे हैं और आने वाले 2 साल में जो चंडीगढ़ है वो बिल्कुल स्लम फ्री हो जाएगा। एंड इट विल बी एन एग्जांपल फॉर द होल ऑफ द इंडिया ऑल्सो कि ऐसा हो। और हम चाहते हैं कि अगर ये इनिशिएटिव ले लिया प्रधानमंत्री जी ने, चंडीगढ़ में तो हमने किया है, पंजाब में भी हो रहा है। रविंद्रपाल जी, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन बाकी शहरों में तो वही हालत है जो पहले थी, और कुछ स्लम हटते हैं उतने स्लम और आ जाते हैं। ये ऐसे है जी, इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। वो उन लोगों को घर मिल जाते हैं जो मेरे को, मैं एज ए मेयर चंडीगढ़ का मैं आपको बताऊंगा, वो टच द इशू ऑफ द सिटी। उनको जब घर मिल जाते हैं तो वो घर आके बेच के फिर और एक नई झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके लिए हमारे को बायोमेट्रिक सर्वे की जरूरत है, ऑल ओवर इंडिया बायोमेट्रिक सर्वे की जरूरत है, जिसके साथ उन्हीं को इंश्योर किया जाए, जिसको एक बार वो स्लम से उठकर वो घर मिल गया। इस विषय में भी आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहा हूं। अभी हम राजेंद्र कटारिया जी जो हरियाणा हुड्डा के इसके जो सीओ हैं, हम उनसे मिले थे। हमने कहा कि आपने बीपीएल का जो फार्मूला रखा हुआ है कि जिस व्यक्ति की 250 रुपए प्रति माह जिसकी आमदन है वो बीपीएल है, 1800 रुपए की तो उसकी जो राजीव आवास योजना के तहत मकान बनाते हैं,
1800 रुपए तो पर मंथ उसकी कीमत है। कहां से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहां से यहाँ रोटी पे देगा? 550 400 हमारे किस्त ले रहे हैं। हमारे यहाँ 1800 रुपए पहले हमने ये आउटराइटली लोगों को दिए जी। अब क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम फेस की हमने, थोड़े तो अब हम इनसे 800 रुपया पर महीना ले रहे हैं। रविंदर पाल जी, अगर हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का जो भाषण था, आपके मुताबिक वो संतोषजनक था? बिल्कुल, क्योंकि ही इज ए वेरी लर्नड मैन ऑल्सो। उन्होंने बहुत मिनिस्ट्रियों में किया, उनका जो विजन है वो किसी और तरीके से है। क्योंकि अब जो चंडीगढ़ है वो बहुत छोटा सिटी है, तो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है पार्किंग्स की और अदर डिफरेंट चीजों की। घर ऊपर जा नहीं सकते, किधर को हम पार्किंग बनाए। तो उनका अब ये विजन है कि अब जितनी भी हम पार्किंग बनानी है वो अंडरग्राउंड करें और ओवर ब्रिजेस ना बनाएं। अगर कुछ करना है तो अंडर पासेस बनाए, तो कि लोगों की ये समस्या हल हो। लेकिन कटारिया जी, कुछ लोगों की फीलिंग है कि उन्होंने यातायात की बात तो की, लेकिन मेट्रो रेल जिसकी काफी जरूरत है शहर में, उसकी बात ही नहीं की अपने भाषण में। देखिए, आज चंडीगढ़ जिस तरह से डेवलप हो रहा है और आसपास का जो मोहाली है, ये हमारा पंचकुला है, जिस तरह से ये डेवलप हो रहे हैं, आज चंडीगढ़ के लिए मेट्रो की जो है वो बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए यहां से हमारे पवन जी बंसल जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनको ये रोल प्ले करना चाहिए। और मेट्रो जो है, आपको लगता है कि रोल नहीं प्ले कर रहे हैं? क्या जी? ये कहना चाह रहे हैं? ना रोल कहां प्ले कर रहा है? टेक्निकली उसके ऊपर ग्राउंड्स पे चेक करवा रहे हैं जी। एक स्टेटमेंट देने से कि रोल है या नहीं है, वो उस पे से कुछ नहीं होता। पवन बंसल जो काम करते हैं वो ठोस काम करते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया चंडीगढ़ में। मेट्रो रेल की बात 15-20 साल से हो रही है, लेकिन अभी कोई ग्राउंड वर्क तो हुआ नहीं। कंवर साहब जी, इन्होंने तो प्रधानमंत्री के सारे पद बांट रखे, रेलवे तो उसको दे रखा पश्चिमी बंगाल को। जो कुछ भी है सारा पश्चिमी बंगाल में, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जाते जाते मधुकर जी, ये बताइए, आप चंडीगढ़ में बड़े सालों से रह रहे हैं, आपके मुताबिक चंडीगढ़ में कौन से इश्यू के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? जो आज सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बेसिकली ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, अपना ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर करना चाहिए। और आई थिंक मेट्रो इज अ नेसेसिटी बिकॉज चंडीगढ़ इज नाउ डेवलपिंग इनटू, वन शुड नॉट लुक एट चंडीगढ़ एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, बट यहां से अंबाला, यहां से रोपड़, यहां से परवानू एंड ऑल दिस एरिया, एंड इट शुड बी लुक्ड एट वन डेवलपिंग मेट्रो। आज जो भी बद्दी, नारायणगढ़, उधर उस एरिया में यूनिट्स हैं, वो सब चंडीगढ़ ही बेस बना के चलते हैं। लेकिन आज चंडीगढ़ के प्रशासक ने यातायात की बात तो की, लेकिन मेट्रो की बात नहीं की। वेल, मेट्रो की बात चल रही है, जैसे रविंद्र पाल जी कह रहे हैं कि अभी एक्सपर्ट एडवाइस जो आनी थी, राइट्स जो कंपनी उन्होंने अभी दी नहीं है प्रॉपर, एंड इट इज लुकिंग आफ्टर की क्या इसकी आपको लगता नहीं है कि इसमें थोड़ा और इस प्रोसेस को स्पीड अप करने की जरूरत है? ऐसे इनको हर एक चीज देखनी पड़ेगी कहां पे लाइंस ले हुई है, क्योंकि चंडीगढ़ में जब चंडीगढ़ शहर बना था तो 5 लाख आदमियों के लिए बना था। अंडरग्राउंड आपको पता है सीवरेज डला हुआ है, अंडरग्राउंड सारी इलेक्ट्रिसिटी है, और शहरों में ऐसा नहीं था। दिल्ली में सारी इलेक्ट्रिसिटी तो ऑन पोल्स थी, चंडीगढ़ में जो मेन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज अंडरग्राउंड। इस मुद्दे के ऊपर दोबारा किसी दिन डिस्कशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस विचार चर्चा में आए। हमारा देश इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रहा है, खासकर भ्रष्टाचार से। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की जनता को यही उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने संबोधन में ज्यादा विस्तृत होते। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।